गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी दूसरी क्लास है। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वो विद्यार्थी जिनको 2024 नोटिफिकेशन जब आया था और 2 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो प्रिपेयर कर लें, क्लासेस उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कल का रिवीजन हम लोग पहले करेंगे और जो चीज़ें कल हम पढ़ी थी उसको एक बार बहुत फास्ट तरीके से देखते हुए आज नई क्लास पे हम लोग जंप कर देंगे। तो कल हमने सबसे पहले जाना था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी के आकार में हमने देखा था पृथ्वी के जो शेप है उसे हम जियोइड के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं भूआब। भूआब भी इसे कहा जाता है। जियोइड या भूआब की क्या विशेषता है? जियोइड और भूआब की विशेषता कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वी अपने विषुवत वृत्त से, अगर आप ध्यान से देखोगे, और रेडियस एट इक्वेटर अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ पोल। तो ये जो रिलेशन है, इसके कारण जो पृथ्वी की आकृति है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जियोइड के नाम से जानते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी या जो अर्थ है लगातार क्या करती है? रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है, और इस घूर्णन के कारण एक बल पृथ्वी पे लगता है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। और इस अपकेंद्रीय बल के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी का प्रसार अधिक है, जबकि ध्रुवों से पृथ्वी कैसी है? चपटी है। और चूंकि ये वाला रिलेशन है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। विषुवत रेखा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर अपन बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों में तो गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। बात करें पृथ्वी की धुरी के बारे में, तो धुरी क्या होती है? कल हमने देखा था धुरी वो सीधी रेखा है जो 3 बिंदुओं को मिलाती है। और ये 3 बिंदु कौन कौन से थे? सबसे पहला था नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, दूसरा था पृथ्वी का केंद्र या सेंटर ऑफ द अर्थ, और तीसरा था साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव। ये तीनों बिंदुओं को अगर कोई रेखा मिला रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पृथ्वी का ये एक्सिस है और धुरी है। ये कितना डिग्री झुका हुआ है? ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री को हम लोग कहते हैं एक्सियल बेंडिंग, या इसे हम कहते हैं अक्षीय झुकाव। तो आपसे प्री में ये पूछा जा सकता है कि अक्षीय झुकाव कितना है पृथ्वी का? तो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री का। आगे की हम बात करें पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट की हम बात करें, तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो रास्ता या वो पथ है जिस पे पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये जो रास्ता आपको देखने को मिलता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इसकी शेप की अगर अपन बात करें तो ये शेप होती है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार ये आकृति है, दीर्घ वृत्ताकार ये शेप है। एवरेज अगर डिस्टेंस की बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो कितना देखने को मिलेगा? 150 मिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। दीर्घ वृत्ताकार पथ है, इसी कारण पृथ्वी पे आप देखोगे सूर्य के एक समय पृथ्वी बहुत पास है और दूसरे समय सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है। जब सबसे ज्यादा दूर है पृथ्वी तो इसे कहा जाता है, डिस्टेंस इसका कितना हो जाता है? 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। और वहीं पे जब सबसे पास है तो ये हो जाता है 147 मिलियन किलोमीटर। पास है इसीलिए इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पेरीहीलियन। क्या कहा जाता है? पेरीहीलियन कहा जाता है। और जब सबसे ज्यादा दूर है तो इसे कहा जाता है एपीहीलियन। अपसौर और अभिसौर की स्थिति बनती है। विशेष बात यह है कि जब पृथ्वी पास है, पृथ्वी समीप है सबसे ज्यादा, तो इस समय जो सौर विकिरण प्राप्त हो रहे हैं वो एवरेज से कितने ज्यादा मिल रहे हैं आपको? एवरेज से 7% ज्यादा सौर विकिरण प्राप्त होंगे। वहीं पर जब पृथ्वी दूर है, पृथ्वी दूर है तो कितने कम सौर विकिरण मिलेंगे? -7% मिलेंगे। तिथि के बारे में अगर अपन बात करें तो ये स्थिति होती है जनवरी और जुलाई के महीने की स्थिति होती है। तो ये हमने देखा था। उपसौर क्या होता है या पेरिलियन क्या होता है? जब पास होते हैं, और जब दूर होते हैं तो इसे कहा जाता है अपसौर या एपीहीलियन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 7% कम सौर विकिरण प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7% अधिक विकिरण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ये स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी पास में है तो ये स्थिति बनती है 3 जनवरी की, और जब एकदम दूर दूर होते हैं तो ये स्थिति बनती है जुलाई की स्थिति, 4 जुलाई।
क्या एग्जैक्ट तारीख याद करना जरूरी है? नहीं, ये तारीख बदलती भी रहती है, तो एग्जैक्ट डेट हमको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे की हम बात करें तो पृथ्वी की गतियों के बारे में जब हमने देखा था पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। कौन कौन सी गति है? एक है परिक्रमण, परिक्रमण गति करती है, और दूसरी जो गति पृथ्वी करती है उसे कहा जाता है परिभ्रमण। ये परिक्रमण और परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं रोटेशन, और इसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन। परिक्रमा किसी की जाती है, तो जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी तो इस गति को परिक्रमण कहा जाएगा। जब अपने अक्ष पे घूम रही है तो इसे कहा जाएगा परिभ्रमण कहा जाएगा। जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो इसके कुछ प्रभाव आपको पृथ्वी पे देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि दिन और रात का निर्माण होता है। दिन और रात का निर्माण होता है। अच्छा, हमें सूर्य पूर्व से उगता हुआ और पश्चिम से अस्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण क्या है? पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इस कारण जो सूर्य है वो हमें कहां से उगता हुआ दिखाई देगा? पूर्व से उगता हुआ दिखाई देगा और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। कितना समय लगता है? आम बोलचाल की भाषा में इसे हम 24 घंटे कह देते हैं। एग्जैक्ट की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी दिवस। इसे पृथ्वी दिवस के नाम से जाना जाता है। दिवस का मतलब यहां पे केवल दिन नहीं है, दिन प्लस रात है। अब बात करें परिभ्रमण के प्रभाव। सबसे पहला सूर्य का उदय और अस्त होता हुआ प्रतीत होना। दूसरा दिन और रात का निर्माण होना। जब दिन और रात का निर्माण होता है पृथ्वी पे तो पृथ्वी के एकदम मध्य में आपको एक वृत्त दिखाई देगा जिसका नाम है प्रदीप्ति का वृत्त या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? ये वह वृत्त है जो दिन को किससे अलग कर रहा है? रात से अलग कर रहा है। इस व्रत को किस नाम से जाना जाता है? प्रदीप्ति के व्रत के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी थी कल वो थी कोरियोलिस बल का निर्माण। कोरियोलिस बल का निर्माण क्यों होता है? हमने देखा था क्योंकि पृथ्वी लगातार क्या कर रही है? पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है, और जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है जो उत्तरी गोलार्ध में किसी भी वस्तु को राइट हैंड साइड में क्या कर देगा? मूव कर देगा, और दक्षिणी गोलार्ध में उसको क्या करेगा? उसकी लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देगा। ये जो बल है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम से जाना जाता है कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। कोरियोलिस बल के नाम से ये बल जाना जाता है। इसीलिए हमने देखा था कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। चूंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल की वैल्यू 0 है, इसीलिए भूमध्य रेखा पे हमको क्या देखने को नहीं मिलते? कोई भी चक्रवात देखने को हमें भूमध्य रेखा पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें, कोरियोलिस बल का निर्माण किस कारण होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। ये किस पे लगता है? ये केवल गतिशील वस्तुओं पर लगता है। कोरियोलिस बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अगर स्पीड ज्यादा है तो कोरियोलिस बल भी ज्यादा होगा। तो एक वायु जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है और दूसरी वायु अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है तो किस पे ज्यादा कोरियोलिस बल लगेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली वायु पे ज्यादा बल लगेगा। किसका ज्यादा विचलन होगा? कोरियोलिस बल का काम क्या है? विचलन कर देना, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को उसको क्या कर देगा? डेविएट कर देगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो वायु चल रही है उसका डेविएशन या उसका विचलन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। विषुवत रेखीय प्रदेशों में कितना होगा? ये 0 होगा, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में हमने देख लिया वस्तु को कहां पे मूव करेगा? दाईं ओर करेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कहां करेगा? बाईं ओर मूव करेगा। यहां तक की बातें हमने कल कर ली थी। परिक्रमण की अगर अपन बात करें तो परिक्रमण सूर्य का करती है पृथ्वी, और कौन सी डायरेक्शन में करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और ये 6 घंटों को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 घंटे बना लेते हैं, और ये 24 घंटे मिलकर हर 4 साल में एक दिन का निर्माण करते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे नाम से जाना जाता है लीप डे, लीप दिवस के नाम से जाना जाता है। और जिस साल में आपको लीप दिवस देखने को मिलेगा उस साल को हम लोग लीप वर्ष या लीप ईयर के नाम से जानते हैं। इस परिक्रमण प्लस इस अक्षीय झुकाव के कारण आपको ध्रुवों पे 6 महीने के दिन 6 मंथ्स का डे
और 6 महीने की रात आपको देखने को मिलती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या है। जो ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इसके दो कारण हैं, दोनों कारण आपको पता होना चाहिए। पहला है अक्षीय झुकाव और दूसरा है परिक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो जब पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की तो 4 कंडीशन बनती है। वो 4 कंडीशनों में 2 विषुव बनते हैं और 2 अयनांत बनते हैं। विषुव को इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विनॉक्स और अयनांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्स्टाइस। विषुव नाम से पता लग रहा है कि जब सूर्य की किरणें सीधी कहां मिल रही होंगी, हमें विषुवत वृत्त पे जब मिल रही होंगी तो उसे किस कंडीशन के नाम से जाना जाएगा? विषुव के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये कल भी हमने देखा था कि ये रहा आपका विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, और इस विषुवत वृत्त पे अगर सूर्य की एकदम सीधी किरणें मिल रही हैं तो यहां पे आपको दिन और रात कैसे देखने को मिलेंगे? बराबर देखने को मिलेंगे, इक्वल देखने को मिलते हैं। इसीलिए इक्वल शब्द से हमने क्या बनाया है? इक्विनॉक्स बनाया है। ये कंडीशन कब कब मिलेंगी? ये कंडीशन 2 महीने में आपको मिलेंगी, एक तो मार्च के महीने में और एक सितंबर के महीने में। मार्च और सितंबर के मंथ में आपको ये कंडीशंस देखने को मिलती है। 2 नामों से इन्हें जाना जाता है। कौन कौन से? एक होता है शरद और दूसरा होता है बसंत। बसंत का जो महीना होता है वो मार्च में मिलेगा, जबकि शरद वाला जो विषुव है वो आपको सितंबर महीने में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन की अगर अपन बात करें तो जैसे अयनांत हम लोग कहते हैं, उसे सॉल्स्टाइस कहा जाता है। इस समय जो सूर्य की किरणें हैं या तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पे आपको देखने को मिलेंगी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखने को मिलती हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की सीधी किरणें मिल रही हैं, इसका मतलब भारत में उस समय गर्मी की स्थिति होगी, क्योंकि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब भारत से गुजरता है तो 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन ऑब्जर्व होता है। याद है आपको 21 जून, या जैसे योगा डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस दिन हमारे पास दिन बड़ा होता है। किसके मुकाबले? दिन बड़ा होता है नाइट के मुकाबले। तो अयनांत या सॉल्स्टाइस में दिन बराबर रात नहीं होते हैं। यहाँ पे दिन बड़े हो सकते हैं या दिन छोटे हो सकते हैं। वहीं पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पे सूर्य सीधा गिरेगा तो यह स्थिति होती है 22 दिसंबर के आसपास। दिसंबर के महीने में आपको पता है दिन बहुत छोटे होते हैं, किसके मुकाबले? रात के मुकाबले। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख पा रहे हो दिन बराबर रात यहाँ पे नहीं होती है। तो दिन बराबर रात के लिए आपको कहां पे सूर्य की सीधी किरणें चाहिए? दिन बराबर रात के लिए सूर्य की किरणें आपको विषुवत वृत्त या इक्वेटर पे आपको चाहिए होती हैं। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारे लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले ये क्यों बनाए जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? अगर पृथ्वी पे देखोगे, जैसे ये पृथ्वी का डायग्राम है, 3D डायग्राम आप पृथ्वी का देख रहे हो, इस पे कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा कारण रहा? रीजन क्या थे क्या बनाने के? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने के रीजंस क्या थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो किसी भी जगह की लोकेशन या स्थिति अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? वहां का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए। अच्छा, अगर पृथ्वी पे नहीं है तो ये मनुष्य ने बनाया है, इसलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, दोनों ही कैसी रेखा हैं? दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा। ये इन्हें कहा जाता है इमेजिनरी लाइंस कहा जाता है। जब कुछ इस प्रकार की रेखाएं आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेंगी, इस प्रकार से कुछ रेखाएं पृथ्वी पे देखने को मिलेंगी तो आपको एक जाल रूपी संरचना पृथ्वी पे देखने को मिलती है। इस जाल को कहा जाता है ग्रिड। तो एक ग्रिड पैटर्न पृथ्वी पे कौन बनाता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन सा पैटर्न बनाते हैं? ग्रिड पैटर्न पृथ्वी पे बनाते हैं। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, कि ये दोनों एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर डिस्टेंस है, या हिंदी में कहा जाए तो ये दोनों ही क्या है? कोणीय दूरी है। अक्षांश भी एक कोणीय दूरी है और देशांतर भी एक कोणीय दूरी है। कहां से कोणीय दूरी है? 0 डिग्री से। 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, चूंकि एंगल बढ़ता जा रहा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 से आगे, तो ये जो दूरी है इसे कौन सी दूरी कहा जाता है?
कोणीय दूरी इन्हें कहा जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले किस पे चलते हैं? अक्षांश पे चलते हैं। अक्षांश या इसे ही कहा जाता है लैटिट्यूड, इसे कहा जाता है लैटिट्यूड। तो पृथ्वी पे जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें आप क्या कह दोगे? वो है आपके सामने लैटिट्यूड। ये है पृथ्वी, और पृथ्वी पे ये जो लेटी हुई रेखाएं आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है सारी? इन सबको आप कहोगे ये अक्षांश है या यही लैटिट्यूड है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है 0 डिग्री का। इस 0 डिग्री के अक्षांश को, 0 डिग्री के अक्षांश को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इक्वेटर। तो आपसे पूछा जा सकता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा क्या होता है? तो सबसे पहले तो 0 डिग्री का क्या है? लैटिट्यूड है, 0 डिग्री का अक्षांश है। साथ ही साथ वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, और वो 2 बराबर भाग कौन से होते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अ लाइन विच डिवाइड अर्थ इक्वली इनटू 2 पार्ट्स, ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। और जब ये डिवाइड करेगी तो ये डिवाइड कुछ इस तरीके से करती है कि पृथ्वी के 2 बराबर हिस्से होते हैं। यहाँ पे ये है 0 डिग्री, और पृथ्वी के 2 बराबर हिस्से अगर हो रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। साथ ही साथ अब इसके बाद जितने भी लैटिट्यूड आप बनाओगे, जितने भी अक्षांश बनाओगे, वो इस 0 डिग्री वाले अक्षांश के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। कितने होंगे? समानांतर होंगे। तो 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी हमेशा कितनी रहेगी? बराबर रहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री के अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपको देखने को मिलती है 111 किलोमीटर। अब अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि बताइए 87 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, तो ये हमेशा कितनी रहेगी? 111 किलोमीटर ही रहनी है। क्यों? क्योंकि ये समानांतर है। तो ये बात ध्यान रखनी कि 111 किलोमीटर बराबर होता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस आ जाता है? 111 किलोमीटर का आ जाता है। दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये समानांतर है। कैसे है? समानांतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़े अक्षांश को बताइए, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो वो विषुवत वृत्त है। कौन सा है? विषुवत वृत्त, या जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इसीलिए कहा जाता है ग्रेट सर्किल। कौन सा सर्किल है ये? ग्रेट सर्किल है, महान वृत्त है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटा अक्षांश कहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटा अक्षांश 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में आपको देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पे। कितना बड़ा है ये केवल इतना बड़ा है, 1 पॉइंट की बराबर ये अक्षांश आपको देखने को मिलेगा। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए कि क्या सारे अक्षांश बराबर होते हैं, तो सारे अक्षांश बराबर नहीं होते। सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री पे देखने को मिलेगा और सबसे छोटा अक्षांश कहां देखने को मिलेगा? 90 डिग्री पे आपको देखने को मिलता है। और इसकी विशेषताएं अगर आप देखें तो ये हमने देख लिया कि 111 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। एक वृत्त का निर्माण करती हैं। टोटल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? 189 होती हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पे ये कोई रेखा का निर्माण नहीं करेंगे। किसका निर्माण करेंगी? बिंदुओं का निर्माण करती हैं। तो इसलिए एक तो 0 डिग्री का, 0 के बाद आप ऊपर जाओगे तो कितना मिलेगा? ऊपर 90 डिग्री पे तो पॉइंट आ गया, तो 89 ऊपर और 89 नीचे। 89 प्लस 89 कितने हो गए? 178 हो गए। 178 के बाद एक अक्षांश 0 डिग्री का, तो टोटल कितने अक्षांश हमको पृथ्वी पे देखने को मिलते हैं? 189 अक्षांश पृथ्वी पे देखने को मिलते हैं। और ये चीज हमको साफ साफ दिख रही है कि जैसे जैसे विषुवत वृत्त से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आप जा रहे हो, जो अक्षांशों की लंबाई है वो लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं देशांतरों की। देशांतरों की अगर अपन बात करें, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड।
इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। साथ ही साथ कई जगह इनको मेरिडियन भी आप देखने को मिलेगा, इन्हें कहा जाता है मध्याह्न। मध्याह्न भी इन्हें कहा जाता है। मेरिडियन का मतलब भी क्या है, देशांतर है। तो देशांतर कहां से कोणीय दूरी दर्शा रहा है, प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी है? तो ग्रीनविच रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। या ये कहा दिया जाए कि 0 डिग्री को, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, उसका नाम हमने दे दिया, वो है ग्रीनविच, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। तो 0 डिग्री देशांतर का नाम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है। अब यहां से हम लोग क्या नापते हैं? कोणीय दूरी नापते हैं। और पृथ्वी पर कुल कितनी मानक देशांतर देखने को मिलेंगे? आपको 361 देखने को मिलते हैं। फिर से वही बात, कहानी 0 से शुरू हुआ, 0 से 180 तक जाएगा, 0 से इस तरफ 180 तक जाएगा, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 हो गया। और एक खुद कौन सा? 0 डिग्री वाला। तो टोटल कितना मिलेगा आपको? 361 डिग्री, 361 नंबर में क्या देखने को मिलते हैं? देशांतर देखने को मिलते हैं। 2 बार कैलकुलेट होगा, 1 से और 1 से। अगर 0 से कर रहे हो तो 0 से 180 हो गया और 0 से 180 हो गया। अगर 0 से शुरू करा है तो 2 बार 0 कैलकुलेट कर ली, तो एक बार क्या करना पड़ेगा आपको? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। 361 नंबर आपको किसके देखने को मिलेंगे? देशांतरों के देखने को मिलेंगे। क्या ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं? हाँ, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। उनका नाम भी गोलार्ध है। जैसे वहां पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। वहां पे उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण कौन कर रहा था? वहां पे निर्माण करता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा। जबकि यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण कौन करता है? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कहां से होकर गुजरती है? ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था, जो भी हमारे अक्षांश थे वो पूरे वृत्त का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसका नाम भी हमने एक का तो क्या कह दिया था? महान वृत्त कह दिया था। इस तरीके से निर्माण होता होगा। जबकि अगर देशांतरों की आप बात करें तो देशांतर उत्तरी ध्रुव को किसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं? दक्षिणी ध्रुव के साथ जोड़ते हैं। तो ये पूरे वृत्त का निर्माण नहीं करते। ये किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं अर्धवृत्त का। किसका निर्माण करते हैं? सेमी सर्कल का, अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। क्या ये भी एक दूसरे के समानांतर है? नहीं, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पे जाने के बाद तो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो जो देशांतर होते हैं, जो लैंगिट्यूड होते हैं, वो एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल नहीं होते। इनके मध्य की दूरी सर्वाधिक कहां पे होती है? इनके मध्य सर्वाधिक दूरी आपको देखने को मिलेगी इक्वेटर पे। भूमध्य रेखा पे इन दो देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी आपको देखने को मिलेगी। कितनी होती है? ये होती है फिर से 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच में सबसे कम दूरी कितनी होगी? 2 देशांतरों के मध्य सबसे दूरी कम होती है 0। और कहां पे होती है वो? ध्रुवों पे, दोनों ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे आपको देखने को मिलेगी। देशांतरों का उपयोग क्या होता है? देशांतरों का उपयोग होता है समय गणना में। कहां पे उपयोग देखने को मिलेगा? समय गणना में आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसको इस तरीके से आप कैलकुलेशन समझ सकते हो कि पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है, 24 आवर्स का टाइम लगता है कितना डिग्री घूमने में? 360 डिग्री घूमने में। तो पृथ्वी को 1 घंटा घूमने, अगर पृथ्वी 1 घंटा घूमती है तो कितना डिग्री घूमेगी? 360 बटा 24, मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी घूम जाएगी। वहीं पे अगर अपन बात करें कि 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना टाइम लगा, तो 4 मिनट का समय लगता है। ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। इस आधार पे हम किसी भी जगह का क्या निकाल सकते हैं? स्थानीय समय निकाल सकते हैं। जैसे जैसे ग्रीनविच, ग्रीनविच मेरिडियन, इस पे जो समय होता है इसे हम कहते हैं जीएमटी। जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या नाम है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ग्रीनविच रेखा है कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। यूके, क्योंकि ग्रीनविच कहाँ का शहर है? यूके का है। यूके के बाद फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली,
बुर्किना फासो, घना, टोगो और अंटार्कटिका से होके कौन सी रेखा गुजरती है? हमारी ग्रीनविच रेखा गुजरती है। इस तरीके के सवाल आरपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकती है। ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली भी याद हो जाएगा, घना याद हो जाएगा, टोगो याद हो जाएगा, अंटार्कटिका। जहां पे आप फंसाएगी यूपीएससी वो है ये बुर्किना फासो। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद ध्यान रखना है इसको कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय समय की अगर अपन बात करें तो पूरी पृथ्वी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पूरी पृथ्वी को अगर मैं कहूं ये 360 डिग्री है, और इसको 2D में अगर देखो तो 360 के कितने पार्ट में कर सकता हूं? 360 के मैं पार्ट कर सकता हूं 15 पार्ट। कितने पार्ट कर सकता हूं? 15 पार्ट में इसके कर सकता हूं। किस तरीके से? तो वो पार्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला 15 डिग्री हो गया, उसके बाद ये 15, ये 15, 15, तो 15-15 डिग्री के 360 अगर मेरे को करने हैं तो मैं इस तरीके से पूरे पृथ्वी को डिवाइड कर सकता हूं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पूरे पृथ्वी को कितने कालखंडों में डिवाइड किया जा सकता है? 15 डिग्री के 24 कालखंडों में मैं डिवाइड कर सकता हूं, जिससे एक पूरे दिन का निर्माण हो जाएगा। जितने भी आपको स्थानीय समय के देशांतर देखने को मिलेंगे, या तो वो 15 के गुणक होंगे या वो 7.5 के गुणक होंगे। जैसे भारत की अगर अपन बात करें तो भारत की जो मध्याह्न रेखा है वो है 82.5 डिग्री। यही है, ये 82.5 डिग्री किसका गुणक है? ये 7.5 का गुणक आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें ही मैं 7.5 और जोड़ दूं तो 7.5 जोड़ते ही कितना पहुंच जाएगा? 90। तो 90 किसका गुणक हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे हमने हर एक देश का एक देशांतर कम से कम निर्धारित किया हुआ है, जहां से उस देश का क्या किया जा सकता है? समय का निर्धारण किया जा सकता है। क्या देश के पास केवल एक देशांतर होता है समय निर्धारण करने के लिए? नहीं, कई देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास एक से ज्यादा देशांतर है। अगर एक से ज्यादा देशांतर है तो उनमें एक से ज्यादा टाइम जोन की संभावना आपको देखने को मिलेगी। जैसे यूएसए में 11, रशिया में 11, अंटार्कटिका में 10। तो यहाँ पे एक से ज्यादा टाइम जोन आपको देखने को मिलेंगे। भारत में कितने टाइम जोन है? भारत में केवल एक टाइम जोन है। इसीलिए आप हमेशा देखोगे लिखा होता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बराबर कितना है? जीएमटी प्लस 530। यही है, जीएमटी प्लस 530 है भारत का मानक समय। इस मैप में आप देख रहे हो 180 डिग्री की रेखा, ये है 0 डिग्री की रेखा जिसे कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन रेखा, और ये है 180 डिग्री की रेखा। 180 की डिग्री का जो देशांतर है वो आप देख रहे हो एकदम सीधा नहीं है, वो कैसा है? घूमा हुआ है। ये पहला जगह यहां पे घूमा। दूसरा पॉइंट एल्यूशियन आइलैंड, ये आपको यूएसए और रशिया का जो अलास्का और साइबेरिया वाला रीजन है उसको अलग अलग कर रहा है। यहाँ पे एल्यूशियन आइलैंड है, और यहाँ पे भी न्यूजीलैंड के पास भी आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। उनको अलग अलग करने के लिए इस देशांतर को हमने क्या कर दिया है? घुमा दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां पे ये इंटरनेशनल डेट लाइन घूमती है। अगर आपको ये बात पता है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन घूमती है। इंटरनेशनल डेट लाइन की मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये आप देख रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होगा? एक तिथि बढ़ जाती है। वहीं पे अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो एक तिथि का क्या होगा? आपको नुकसान हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो पूर्व से पश्चिम जाओगे तो क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, और जबकि पश्चिम से पूर्व आओगे तो एक दिन कम हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान है जो 31 दिसंबर में पार्टी एंजॉय कर चुका है, 31 दिसंबर को पार्टी एंजॉय कर चुका है, और वो क्या करे? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर वापस चला जाए, तो उसको फिर से एक बार 31 दिसंबर जीने का मौका मिल जाएगा। तो 31 दिसंबर की पार्टी 2 बार आप कर सकते हो। इस तरीके से ये एग्जाम्पल आप याद रखना। नेक्स्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी में आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हिंदी में से कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यहां से कोर ज्योग्राफी शुरू हो जाती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या सीडीटी क्या है? ये एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी। किसने दी थी? एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी। ये कौन था? ये जलवायु का अध्ययन कर रहा था। जब इस जलवायु का अध्ययन कर रहा था तो इसने पाया कि पृथ्वी पे
जो महाद्वीप और महासागरों के ऊपर जलवायु जो आज आपको देखने को मिल रही है हमेशा से ऐसी नहीं थी। बहुत सारी जगह पे जो आज जलवायु देखने को मिल रही है उससे बहुत परिवर्तन आया है। जैसे भारत की जलवायु, अफ्रीका की जलवायु, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, अंटार्कटिका की जलवायु और दक्षिणी अमेरिका की जलवायु एक जैसी इसने पाई। और ऊपर अगर अपन चले जाओ, यूरोप की जलवायु, यूएसए की जलवायु और रशिया की जो जलवायु है वो एक जैसी पाई। तो इसने इस आधार पे कुछ अपने क्या दिए, निष्कर्ष दिए। इसने कहा जो आज आप महाद्वीप देख रहे हो, ये सारे महाद्वीप एक महाद्वीप, बड़े महाद्वीप का हिस्सा थे और इस बड़े महाद्वीप का नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया इस बड़े महाद्वीप का नाम था। ये जो पेंजिया था, इसके चारों तरफ जो जलीय हिस्सा था, इस जलीय हिस्से का नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा नाम था। तो इसने दो चीजों के नाम दिए आपको, एक तो पेंजिया और एक पैंथालासा। पेंजिया क्या था? महान महाद्वीप। पैंथालासा क्या था? महान महासागर। उस समय कितने महाद्वीप और महासागर थे? केवल एक महाद्वीप था और एक महासागर था। फिर क्या हुआ? पेंजिया जो था वो टूटना शुरू हो गया। पेंजिया कितने भागों में टूटा? पेंजिया दो भागों में टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा पेंजिया? पेंजिया दो भागों में टूटता है। पेंजिया का जो उत्तरी हिस्सा है इसे कहा गया अंगारा लैंड। इसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड इसे कहा गया। जबकि इस पेंजिया का जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसे कहा गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। जब कोई भी सॉलिड चीज दो भागों में डिवाइड होगी तो क्या होगा? इनके बीच में जो पैंथालासा का पानी है वो आ जाएगा, और जब पैंथालासा का पानी इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य पहुंचा, इससे एक नए सागर का निर्माण हुआ, जिसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? जिसे हम जानते हैं टेथिस सागर या टेथिस सी के नाम से हम जानते हैं। जब आप हिमालय पढ़ोगे, हिमालय में जो अवसाद आपको देखने को मिलते हैं वो अवसाद किसके हैं? टेथिस सागर के अवसाद है। और जब ज्योग्राफी आगे पढ़ते हो तो टेथिस सी जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन या हिंदी में मैं कहूं भूसन्नति, भूसन्नति का एग्जाम्पल है। अब फिर से एक नया सवाल कि सर महासागर समझ में आता है, सागर समझ में आता है, ये भूसन्नति क्या चीज है? तो एक ऐसा सागर जो बहुत ही लंबा हो, क्या हो? बहुत लंबा हो, बहुत ज्यादा गहरा हो और बहुत ज्यादा उथला, मतलब पानी बहुत ऊपर तक उसमें हो। तो इस प्रकार से लॉन्ग, नैरो और डीप ओशियन को आप क्या कहोगे? इस प्रकार के ओशियन को, इस प्रकार के सागर को भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। तो तीन चीजें हमने देखी, पहला था पेंजिया, दूसरा था पैंथालासा और तीसरा था टेथिस सी। राजस्थान की उत्पत्ति या भारत की उत्पत्ति भी जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं से बार बार हमारा नाम काम पड़ेगा, टेथिस सागर से और गोंडवाना लैंड से। ये दोनों किसके हिस्से थे? ये दोनों थे पेंजिया का हिस्सा। अब मन में ये प्रश्न आता है कि यार ये पेंजिया जो था ये टूटा क्यों होगा? तो इसका जवाब जैसा अभी ना मेरे पास है ना एल्फ्रेड वेगनर के पास है, तो एल्फ्रेड वेगनर इन सारा इस चीज का जवाब अच्छी तरीके से नहीं दे पाया कि पेंजिया क्यों दो भागों में टूटा। साथ ही साथ जब बात हुई कि ये जो अंगारा लैंड है ये उत्तर दिशा में ट्रेवल करना इसने शुरू कर दिया और गोंडवाना लैंड ने भी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, इसके पीछे क्या रीजन था? तो वैगनर ने कुछ रीजन बताए। पहला रीजन जो उसने बताया वो था ज्वारीय बल। जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के ऊपर एक बल लगाता है जिसका नाम है ज्वारीय बल, जिससे हमारे महासागरों में ज्वार भाटा जैसी घटनाएं होती हैं। ये जो ज्वार भाटा जब आता है, जिस बल के कारण आता है, उस बल को हम लोग कहते हैं ज्वारीय, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। लेकिन आज अगर मॉडर्न टाइम में मैं बात करूं, अगर ज्वारीय बल इतना स्ट्रांग था कि उसने महाद्वीपों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये ज्वारीय बल क्या करते? धीमे धीमे जो अर्थ का रोटेशन जो था, पृथ्वी का जो घूर्णन था उसे क्या कर देते? बंद कर देते। तो क्या पृथ्वी का घूमना कभी बंद हुआ है? पृथ्वी का घूमना कभी बंद नहीं हुआ है। तो ये जो बल किसने बताया? ये बल जो वैगनर ने बताया सही बात नहीं थी, उसने हमें गलत बात बताई। दूसरी चीज उससे पूछी गई कि ये उत्तर दिशा में या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इस डायरेक्शन में मूव करना इन्होंने क्यों शुरू किया? तो इसके लिए उसने एक बल का प्रयोग किया जिसका नाम है बायंसी फोर्स, उत्प्लवक
बल। उत्प्लवक बल क्या करने की कोशिश कर रहा है? अकॉर्डिंग टू वैगनर, उत्प्लवक बल किसी भी महाद्वीप को जो दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है उसे कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है? भूमध्य रेखा के निकट ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये बात इसकी सही नहीं हो सकती। अगर सारी चीजें भूमध्य रेखा पे होती तो आज भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा लैंड वाला हिस्सा होता, लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखोगे भूमध्य रेखा पे, तो यहाँ पे लैंड हिस्से की जगह जो हमारा महासागरीय हिस्सा है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो वैगनर ने दोनों ही बातें क्या बताई? हमें गलत बताई। जब वैगनर ने दोनों बातें गलत बताई तो इसके बाद एक नया सिद्धांत उभर के आता है जिस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? इसके लिए आपको 3 नाम पता होने चाहिए। ये है वो पेंजिया जो बहुत अलग अलग भागों में टूटा, ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया या जिसे अंगारा लैंड भी हम कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से एक चीज और याद रखना, भारत में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गोंड। भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी जनजाति है गोंड। क्यों है? क्योंकि वो इससे संबंध रखती है गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड सबसे पुराना हिस्सा है और सबसे पुरानी जनजाति भी कौन सी हमारे यहाँ पे? गोंड जनजाति है। इस गोंडवाना लैंड से ही हमारा भारत बना है, अफ्रीका बना है, साउथ अमेरिका बना है, अंटार्कटिका बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है। और आज जो प्रेजेंट डे में जो महाद्वीप का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। क्या ये पेंजिया पहला ऐसा महान महाद्वीप था? नहीं। पेंजिया से पहले अगर आप देखोगे तो एक और महान महाद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है रोडिना। रोडिना से पहले चले जाओगे तो और अलग अलग प्रकार के महान महाद्वीप देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो महाद्वीप हैं ये एक समय में जुड़ेंगे और एक समय बाद टूट जाते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। अभी महाद्वीप क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कुछ लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये वापस क्या होंगे? एक दूसरे के समीप आएंगे और उस समय फिर से एक नए महान महाद्वीप का उद्गार आपको देखने को मिलेगा। तो ये थ्योरी जो थी कैसी है? ये गलत थ्योरी है। क्यों गलत थ्योरी है? क्योंकि वैगनर ने जो फोर्स हमें बताए, जो बल हमें बताए, वो क्या थे? सही नहीं थे। इसको सुधारने के लिए कौन सी नई थ्योरी निकल के आई? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है जिसे कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें 3 शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला शब्द है प्लेट। तो प्लेट क्या होता है? पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसे कहा जाता है क्रस्ट। क्रस्ट कहते हैं उसे, या भूपरपटी कहा जाता है। ये भूपरपटी किस नेचर की है? ये भंगुर नेचर की है, ये ब्रिटल इन नेचर है। चूंकि ये ब्रिटल इन नेचर है तो इसमें बहुत सारे क्रैक बन गए, इसमें बहुत सारी दरारें आ गई, और इस ब्रिटलनेस के कारण ये पूरी जो भूपरपटी है इसमें कुछ इस तरीके से दरारें उत्पन्न हो गई। इस दरारों से जो चीजें निर्मित हुई इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा प्लेट। क्या कहा? प्लेट। तो प्लेट और कुछ नहीं है, भूपरपटी का एक हिस्सा है। विवर्तनिकी या टेक्टोनिक का मतलब क्या है? विवर्तनिकी या टेक्टोनिक का मतलब है गति करना, मूवमेंट। तो ये जो प्लेट आपको देखने को मिल रही है, जो भूपरपटी का हिस्सा, इन्होंने क्या करना शुरू किया? गति करना शुरू किया गया। तो ऐसा सिद्धांत जो प्लेट विवर्तनिकी हमको समझा दे, उस सिद्धांत का नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पीटीटी? तो 3 नाम आपको पता होने चाहिए। मैं जो कह रहा था 1967 में सबसे इंपॉर्टेंट मैकेंजी, मैकेंजी के बाद पार्कर और मॉर्गन। मैकेंजी ने एक बार पहले भी बताने की कोशिश करी थी अपने रिसर्च पेपर में, लेकिन लोगों ने उस समय विश्वास नहीं किया था। बाद में जब मैकेंजी के साथ पार्कर, मॉर्गन और इसके अलावा और भी कुछ जियो साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत से क्या फायदा हुआ? इस सिद्धांत से फायदा हुआ कि हम भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और द्वीप निर्माण, ये कैसे होता है, ये बहुत एग्जैक्टली बहुत प्रिसाइजली हम लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि कब भूकंप आते हैं, कब ज्वालामुखी आएंगे, कब पर्वतों का निर्माण होगा और कब द्वीप का निर्माण होगा। जैसे जापान है,
जापान अगर आप देखोगे तो जापान एक द्वीप नहीं है, जापान द्वीपों का समूह है। तो इस प्रकार के द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ होगा? साथ ही साथ हिमालय जो पर्वत है, हिमालय एक वलित प्रकार का पर्वत है, इस प्रकार के वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ होगा? ये भी हमें किसने बताया? इस पीटीटी ने बताया। ज्वालामुखी जैसे माउंट फ्यूजी जो है, माउंट एटना जो है, ये क्या है? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी उद्गार क्यों हो रहे हैं बार बार? आप देखोगे प्रशांत महासागर के आसपास आपको लगातार ज्वालामुखी उद्गार होते हुए देखने को मिलेंगे। वो क्यों होते हैं उसका कारण भी कौन बता पाए हमें? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत बता पाए। इसीलिए आज तक सबसे सही थ्योरी कौन सी है? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है। मैं आज तक पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ समय बाद इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो जाए, लेकिन अभी तक जो सर्वसम्मत जिस सिद्धांत पे है साइंटिस्ट वो है पीटीटी। जैसा हम कह रहे थे कि क्रस्ट क्रस्ट या क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा, और अगर हम दे लें तो इसको कहेंगे हम लिथोस्फेयर, या जैसे हम कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल अलग अलग भागों में टूटा हुआ है, जिसे हमने क्या कहा था? जिन्हें हमने कहा था प्लेट। पृथ्वी की सतह पे कितनी प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी? तो पृथ्वी की सतह पे प्रमुख रूप से जो मेजर प्लेट जिन्हें कहा जाता है वो 7 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें? 7 प्लेटें हैं। कौन कौन सी है देखो ध्यान से। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप और रशिया वाला जो हिस्सा है यूरेशियन इसे कहा जाता है। अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक बड़ी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगर केवल इंडियन प्लेट की बात हो रही है तो इंडियन प्लेट एक छोटी प्लेट है। पूरी कंबाइंड प्लेट कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसके बाद है अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। इस डायग्राम को, इस मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखो और बात करें हम साउथ अमेरिकन प्लेट की, तो यह है आपके सामने साउथ अमेरिकन प्लेट। इसमें लैंड का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है साउथ अमेरिका का, और इस ओशियन का, अटलांटिक ओशियन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पे ये समझना कि प्लेट का मतलब केवल ये नहीं है कि इसमें केवल आपको महाद्वीप देखने को मिलेंगे या कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे या केवल ओशियन देखने को मिलेंगे। प्लेट का मतलब है कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, केवल कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, केवल ओशियन भी हो सकता है। जैसे पैसिफिक ओशियन की अगर आप प्लेट की बात करोगे तो पैसिफिक ओशियन की प्लेट ये, और ये पूरा जो हिस्सा है पैसिफिक ओशियन की प्लेट है। तो इसमें केवल आपको महासागर देखने को मिल रहे हैं। तो प्लेट का मतलब कॉन्टिनेंट की प्लेट भी हो सकती है, ओशियन की प्लेट भी हो सकती है, या दोनों की कंबाइंड भी हो सकती है। यह प्रमुख प्लेटें। इसके अलावा कुछ गौण प्लेटें भी होती हैं, छोटी प्लेटें भी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम नाज़का प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, ये सब कैसी हैं? छोटी छोटी प्लेटें हैं। अरेबियन प्लेट, ऐसी पृथ्वी पे करीब 20 प्लेट आपको देखने को मिलेंगी। जुआन डी फूका, कोकोस प्लेट, नाज़का, अरेबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, बर्मा प्लेट, फिलीपींस प्लेट। देखो अमेरिका के पास ये आपको देखने को मिल रही है छोटी सी प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिका के पास, इसे कहा जाता है जुआन डी फूका। यहाँ पे आपको देखने को मिली है कोकोस आइलैंड का ग्रुप है, यहाँ पे कोकोस प्लेट आपको देखने को मिल रही है। इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका के पास ये है नाज़का प्लेट। अरब पेनिनसुला जहां पर स्थित है ये है अरेबियन प्लेट। तो इस प्रकार से पृथ्वी पे 20 कौन सी प्लेटें हैं? छोटी गौण प्लेटें हैं, जिन्हें माइनर प्लेटें कहता है। इसके अलावा स्मॉलर प्लेट्स भी हैं जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। वो हम 100 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो उनको हम स्किप कर देते हैं। तो ये कुछ प्लेटें हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 नाम थे, तो हम समझ गए अभी तक प्लेट क्या होता है। अब बात करते हैं इनकी गति कैसे होती है, ये गतिशील कैसे होती है। तो प्लेटों की गति के बारे में अगर अपन बात करें तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो स्थल मंडल है या जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलती है? प्लेटें देखने को मिलती हैं। तो मान लेते हैं ये है आपका लिथोस्फीयर, या जैसे स्थल मंडल आप कहोगे। इस स्थल मंडल के नीचे आपको देखने को मिलेगा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल में पृथ्वी में जो उपस्थित पदार्थ है वो कौन सी अवस्था में है? यहाँ पे ये सेमी सॉलिड स्टेट में है, सेमी सॉलिड स्टेट में, या मैं कहूं अर्ध तरल अवस्था में है। अर्ध तरल अवस्था में क्यों है? सबसे पहला प्रश्न। तो यहाँ पे उपस्थित है बहुत सारे क्या? रेडियो एक्टिव प्लांट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो धर्मी पदार्थ।
ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत सारी क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इस एनर्जी, इस ऊर्जा को प्राप्त करके जितने भी पदार्थ हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट में वो परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे ये सेमी सॉलिड स्टेट में है और इसके ऊपर जो भी चीज है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड या ठोस अवस्था में है। सॉलिड किसके ऊपर आ गया, अर्ध तरल अवस्था में, तो क्या करना शुरू कर देगा, वो गति करना शुरू कर देगा। और इस ऊर्जा के कारण, इस एनर्जी के कारण यहां पे शुरू होती है करंट, जिन्हें कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट, संवहन धारा। क्या शुरू होती है, संवहन धारा। अब फिर से एक और प्रश्न सामने आ गया कि सर संवहन किसे कहा जाता है, तो संवहन ऊर्जा को ट्रांसफर करने का, ऊर्जा को स्थानांतरण करने का एक तरीका है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब आप चाय बनाते हैं, इस प्याले, इस पतीले में जब हमने ऊर्जा देना इसको नीचे से शुरू किया, तो ये जो परत है, जो सबसे ऊपरी वाली परत है, इस परत का नाम अगर ए दिया जाए और निचली वाली परत को अगर बी कहा जाए, तो सबसे पहले बी परत गर्म हो जाएगी और ए परत उस समय क्या है, ठंडी है। चूंकि बी परत अब गर्म हो चुकी है, वो हल्की हो चुकी है, तो वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ए परत भारी है, ये कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार जब एनर्जी का या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, कन्वेक्शनल इसे कहा जाता है। चूंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण बहुत सारी ऊर्जा का क्या हुआ है, विमुक्तिकरण हुआ है। इस कारण इस एस्टेनोस्फीयर में, इस दुर्बल मंडल में क्या चलना शुरू हो जाएंगे, इस दुर्बल मंडल में आप पाओगे कि बहुत सारी संवहन धाराएं चलना शुरू हो जाती हैं। और ये संवहन धाराएं जिम्मेदार हैं किसके लिए, गति के लिए। किसकी गति के लिए, प्लेटों की गति के लिए। कौन जिम्मेदार है, संवहन धारा। अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हमारे पास, तो हमारे पास क्या नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। एनर्जी नहीं होती तो हमारे पास संवहन धाराएं नहीं होती, और संवहन धाराएं नहीं होती तो प्लेटें गति नहीं कर रही होती। तो प्लेटों की गति के लिए कौन जिम्मेदार है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जिम्मेदार है, उनसे उत्सर्जित एनर्जी जिम्मेदार है, और उससे बनी हुई संवहन धारा जिम्मेदार है। इस कारण क्या होती है, प्लेटें गति करती हैं। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। एक और चीज, इस सिद्धांत के जब आप पढ़ोगे तो इस सिद्धांत का एक और नाम बहुत जगह देखने को मिलेगा, बार बार आप पढ़ोगे, प्लेट किनारा। प्लेट किनारा इस सिद्धांत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी गतिविधियां होंगी वो प्लेटों के कहां पे होंगी, किनारों पर होंगी। मान लेते हैं ये प्लेट एक है, ये प्लेट दूसरी है, यहां पे इन चीजों को क्या कहा जाता है, प्लेटों का किनारा कहा जाता है। तो जितनी भी भू आकृतियों का निर्माण होगा या भू आकृतियों का विनाश होगा, वो ज्यादातर कहां पे होगा, इन प्लेटों के किनारों पर होगा। तो इस सिद्धांत में बहुत जगह हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेट किनारा पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लेटों की गति तो हमने देख ली, लेकिन हम ये समझना होगा कि प्लेटें कितने प्रकार से गति करती हैं, कितनी गति प्लेटों में होती है। तो प्लेटों की गति के अनुसार हमारे पास तीन प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी। पहली कौन सी प्लेट है, पहली है अभिसारित, अभिसरण भी कहते हैं इसे, दूसरा है अपसारी, और तीसरा है संरक्षित। इंग्लिश में कहा जाता है कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और कंजर्वेटिव। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग का बहुत सीधा सीधा मतलब है कि दो प्लेटें हैं, ये प्लेट ए मान लो, ये प्लेट ए है मानो, और ये दूसरी प्लेट बी है। ये प्लेटें एक दूसरे की ओर अगर गति कर रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, मिलने की कोशिश कर रही है, कन्वर्ज अगर होने की कोशिश कर रही है, तो इस प्रकार की प्लेट बाउंड्री को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। अभिसरण इनका हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। वहीं पे ये प्लेट है मान लो ए प्लेट, ये प्लेट है बी प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दें, एक दूसरे से दूर जाना, डाइवर्ज होना शुरू हो जाए, तो इसे कौन से कहेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहेंगे। और तीसरी प्लेट बाउंड्री होती है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार की गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं, कंजर्वेटिव या संरक्षित प्लेट बाउंड्री ने कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री से क्या प्रभाव पड़ता है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री से क्या प्रभाव पड़ता है, और संरक्षित प्लेट बाउंड्री से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम
इन तीनों प्लेट बाउंड्रीज के बारे में और डिस्कशन करेंगे। तब तक आप समृद्धि क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।